सर ये ऑडियो नहीं आ रहा सर आपको। हेलो। हाँ सर अब आया अच्छा। सर। म्यूट ही रह गया था। चलो, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं फॉर मैक्सिमम पावर, हमारा पावर का फॉर्मूला है आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। ये आई आर एम एस और वी आर एम एस तो भाई सर्किट पे डिपेंड करता है, कितना पावर हमने सप्लाई किया है, उस कितना वोल्टेज सप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैक्सिमम होने के लिए कॉस ऑफ फाइव यानी कि दोनों के बीच का अगर ऐसा सर्किट हम यूज करें कि कॉस ऑफ फाइव मैक्सिमम हो तो पावर मैक्सिमम हो सकता है। तो कॉस ऑफ फाइव, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू वन ही होगा। वो कब होगा? जब फाइव जीरो, फाइव जीरो यानी कि टेन ऑफ फाइव इतना आ रहा था, और टेन जीरो यूज करेंगे तो ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्ससी जो है एक्सएल के बराबर है। ठीक है, एक्ससी एक्सएल के बराबर है, यानी कि हमें दिखेगा कि जो सर्किट है प्योर रेजिस्टिव जैसा बिहेव करेगा। सर्किट behaves as प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, अगर सीरीज एलआरसी सर्किट है, एक्सी एक्सएल के बराबर है, तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा जीरो। ठीक है, यानी कि सिर्फ जो जेड का वैल्यू है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो जेड का वैल्यू है वो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर था। ये तो दोनों मिलके जीरो हो गए, तो हमें आर का वैल्यू जेड मिलेगा। ठीक है, जेड का और आर का वैल्यू अगर सेम रहता है, यानी कि ना ही इंडक्टेंस का कुछ आ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ऐसे केसेस में जो पावर होगा सर्किट का वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि पावर मैक्सिमम है, ठीक है, तो पावर मैक्सिमम के केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि आई आर एम एस अगर हमें लिखना हो ये, तो हम लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई जेड। जेड का वैल्यू तो आर है, तो हम लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई आर। तो पी मैक्स अगर हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर कॉस ऑफ जीरो डिग्री। कॉस ऑफ जीरो डिग्री है तो ये तो खत्म ही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर होगा। आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, सॉरी, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो तो आई आर एम एस जो है वी आर एम एस बाई आर है, तो यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें तो वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, या फिर v को रिप्लेस करें तो आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम के लिए जो है हमारा फॉर्मूला पहले वाले जो पावर है उसी के जैसा आ रहा है, यानी कि इसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, पहले भी हम लोग यही पढ़ते थे आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, तो वही चीज आ रहा है, लेकिन ये किसके लिए आ रहा है? मैक्सिमम के लिए। ठीक है, एक चीज और कि अगर हम आई की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑल्सो, ये भी नोट करना है कि आई जो होता है वो भी बाई जेड होता है। आई नोट अगर लिखेंगे तो बी नोट बाई जेड, आई आर एम एस लिखेंगे तो बी आर एम एस बाई जेड। अब जेड का जो वैल्यू है वो सिर्फ आर आ रहा है, तो ये क्या मिनिमम आ रहा है? जेड का अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये आर ही आना है। इधर आर है, इधर एक्सएल है, इधर एक्ससी है। किसी भी केस में इसका अगर हम बोलें कि तीनों चीजें हैं और मिनिमम वैल्यू,
तो R के बराबर ही आएगा। ये और ये जब आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा तो एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आ जाएगा, यानी कि हमें R से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे IRMS और ये VRMS बोल रहे हैं, तो इस केस में हमें दिख रहा है कि इफ Z इजकल टू R, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो IRMS का वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, IRMS का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम करंट, क्योंकि VRMS बाई R वो भी क्या आ जाएगा, Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, यस सर। ये था हमारा पावर के कहानी। पावर में सिंपली अगर हमें RMS और VRMS पता हो, cos फाई निकालना हम लोग सीख के लिए हैं, मल्टीपल करेंगे आराम से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद एक चोक कॉइल। ठीक है, चोक कॉइल, चोक वर्ड सुने होंगे, जैसे कि पुराने वाले जो ट्यूबलाइट यूज होते थे उसमें एक चोक लगा होता था। हाँ सर यस। हाँ। ठीक है, तो उसी चीज का बात हो रहा है कि वो चोक कॉइल क्या करता है। तो चोक कॉइल हम लोग लगाते हैं ताकि सर्किट में जो है पावर मिनिमम कंज्यूम। ठीक है, इसका पर्पस होता है कि पावर कम हो। जैसे कि अगर हम लोग पहले फिलामेंट वाले बल्ब जलाते थे तो उसका पावर ज्यादा होता था, ट्यूबलाइट जलाते तो उसका थोड़ा कम होता था। तो कम होता था इस चोक कॉइल के कारण ही। आजकल तो सारे LED आ गए हैं, तो अलग चीज है। तो क्या होता था चोक कॉइल, तो ये LR सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग चोक कॉइल। ठीक है, ऐसा है। ई नॉट अगर साइन ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पे ज्यादा करंट ये सब का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाकी सब हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो इधर की तरफ R आएगा, ऊपर की तरफ XL आएगा। Z का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना होगा तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर आएगा। XL का स्क्वायर यानी ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये जो एंगल है ये हमें फाई दे रहा है, और tan ऑफ फाई अगर हम देखते हैं तो ये ओमेगा L बाई R हमें मिलेगा। अब आते हैं पावर पे। तो सिंस पावर जो है वो है IRMS VRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। अगर हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए पावर का, चाहते हैं कि जो सर्किट है ये पावर मिनिमम कंज्यूम करे, तो मिनिमम के लिए कॉस ऑफ फाई क्या होना चाहिए, 0। 0। ठीक है, 0 टेंड्स टू 0 हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेंड्स टू 0 के टर्म में लेते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फाई क्या होना चाहिए, 90 मैक्सिमम, या फिर टेंड्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के आसपास। तो यहाँ फिगर से दिख रहा है ये फाई जो है 90 डिग्री जाना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री फाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हमें ये चीज दिख रहा है कि ओमेगा एल जो है मच मच ग्रेटर देन आर होना चाहिए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एक्सेल जो है मच मच ग्रेटर देन आर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जेड का वैल्यू जो है वो अंडर रूट ओमेगा एल के बराबर ही सिर्फ हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर होता है, अप्रोक्सीमेटली हम ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं। यस। ठीक है, ऐसा कंडीशन आता है जिसमें मिनिमम पावर होगा, तो यहाँ से जेड पता चल गया, ये सारी चीजें हो। तो तो पावर कितना आ जाएगा,
Z जो है यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली ओमेगा एल दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ऑफ फाई जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी आर अपॉन ओमेगा एल लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ फाई जो होता है आर अपॉन जेड होगा। जेड जो है ओमेगा एल है, तो आर अपॉन ओमेगा एल हम लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो पावर हमें मिलेगा वो मिलेगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, यानी कि आर अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो ये पावर मिनिमम कंडीशन है। चोक कॉइल अगर हमसे पूछा जाए क्या है, तो अगर एक इंडक्टर रेजिस्टेंस को सीरीज में हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो जो कॉम्बिनेशन कहलाता है ये चोक कॉइल होता है। चोक कॉइल का पर्पस क्या होता है कि सर्किट में मिनिमम पावर कंज्यूम हो। तो मिनिमम पावर का कंडीशन क्या है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखें। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ मेरे भाई हैं। सदर अस्पताल छपरा। हाँ मदारी चक। जी आप कौन? जिला सिवान पड़ता है। दरौंदा। हम लोग का जो घर है वो छपरा सिवान के बॉर्डर पे ही है, तो हम लोग का सिवान में पड़ता है, छपरा नजदीक पड़ता है। क्या 16 या 17 मई को? 16 मई को रात में ही गए थे। नहीं ये आइसोलेशन वार्ड में भेजे थे लोग। वही ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और सांस लेने में दिक्कत आ रहा था। हाँ उसी दिन टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट शायद 17 को आया था। हेलो। हाँ नहीं ऐसा तो नोन कुछ नहीं था, बस ऐसे ही सर्दी बुखार हुआ तो उसी से खाते थे, और ऐसा कोई पहले नहीं, पहले से कुछ नहीं था। वही इलाज के दौरान ही सिर्फ बीपी का डायबिटीज का टेस्ट आया था उसी समय में, उससे पहले कुछ नहीं। नहीं डायबिटीज तो कभी नहीं। हाँ डायबिटीज मतलब उसी समय में आया था इलाज के टाइम में, उससे पहले नोन ही नहीं था घर घर। गिरजा देवी। हाँ हाँ उम्र एक्यूरेटली तो 40-42 के आसपास होगा। पेशे से वकील थे, सिवान में हम करते थे प्रैक्टिस। हाँ सिविल कोर्ट सिवान में प्रैक्टिस करते थे, वकील थे। नहीं सरकारी नहीं थे, प्राइवेट से ही। हाँ, तो घर पे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ से छपरा हम लोग लेके चले गए थे। हम लोग का ये सिवान ये चैनवा के पास है मदारी चक, गौरा मदारी चक। तो सिवान इधर और छपरा दोनों एक ही पड़ता है, तो हम लोग उधर ही लेके चले गए। क्या
3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। और आप कहाँ से बोल रहे थे? बगौड़ा पंचायत है। हाँ, बगौरा। हाँ। वार्ड नंबर बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, वो थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए कॉल था भैया का। तो कहाँ पे थे हम लोग? पर्पस बता रहे थे। अच्छा, हाँ। जैसे चोक कॉइल अगर हमें वैसे सर्किट में यूज करना होता है जहाँ पे हमें पावर का कंजम्पशन थोड़ा कम करें। ठीक है, तो पहले ट्यूबलाइट जो यूज करते थे उसमें हम लोग एक चोक कॉइल यूज कर बोलते थे, चोक है वो इसलिए यूज होता था कि पावर कंजम्पशन कम रहे। ठीक है, आजकल तो एलईडी आ गया है तो इतना जरूरत नहीं है इस सब में। ठीक है? इसके बाद है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन हमें देखना। तो रेजोनेंस से हम लोग समझते हैं कि किसी भी दो चीज का फ्रीक्वेंसी को हम मैचिंग कराते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग इसे सिग्नल के तौर पे अगर यूज करेंगे तो आगे चल के देखेंगे कि अगर हम लोग मान लेते हैं किसी कम्युनिकेशन सिस्टम या कहीं भी जैसे रेडियो ही चलाना है तो उसमें सर्किट है। तो वहां पे जो बाहर से सिग्नल हमने भेजा, फ्रीक्वेंसी भेजा, तो कोई एडेप्टर एडेप्ट करता है और फिर चैनल चलता है। जैसे रेडियो का एग्जांपल ले लें तो अगर हमें कोई एक चैनल चलाना हो, जैसे 92.6 शायद BFM आता है, तो जो सिग्नल एब्जॉर्ब करेगा, तो जितना सिग्नल यानी कि सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी फ्रीक्वेंसी का कुछ रेंज में हमारा वो चैनल पकड़ता है। हर एक चैनल का अपना अपना फ्रीक्वेंसी है। टीवी भी चलता है तो वैसे ही चलता है। तो वही यहाँ पे जो एडेप्टर लगा होता है उसका फ्रीक्वेंसी और जो बाहर से आ रहा है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो उसी का कंडीशन है कि भाई अगर रेजोनेंस करना है, यानी कि किसी भी चीज से अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन निकालते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बाहरी सिग्नल आउटर सिग्नल की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि जब ये कंडीशन होगा वो कंडीशन किसका होगा, तो मैक्सिमम पावर का। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर अगर सर्किट में रहेगा तो वही कंडीशन होगा। तो हम लोग तो अभी देखें ही कि अगर मैक्सिमम पावर होना है तो क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग ने क्या देखा, बोलो। XC is equal to XL. एक्सी जो है एक्सएल के बराबर है, यानी कि जेड इक्वल टू आर था।
ठीक है। और पावर को हम लोग बोल सकते थे कि cos ऑफ फाइव जो है 1 आएगा। तो खैर वो सब चीज अलग बात है, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और एक्स इक्वल टू एक्सएल अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1/ओमेगा c इक्वल टू ओमेगा एल, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। दिस इंप्लाइज कि ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये भी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कंडीशन मैक्सिमम पावर का है एक्स इक्वल टू एक्सएल, तो यहाँ से ओमेगा आ गया 1/√LC। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बात करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा/2 पाई, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई√LC। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी आया ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया 1/2 पाई√LC, ठीक है। और ये कंडीशन कब आ रहा है तो ये ध्यान रख सकते हैं कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो, या फिर इस टर्म में भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन is when circuit behaves as pure resistive, ठीक है। अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, ऊपर दिख ही रहा है कि जेड आर के बराबर, यानी कि प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव की तरह अगर काम करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्किट है ये रेजोनेंस का कंडीशन को सब अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इस रेजोनेंस के कंडीशन का एप्लीकेशन जो है हम लोग वेरिएशन ऑफ ओमेगा से थोड़ा बहुत और समझ सकते हैं कि जो हमारा वेरिएशन ऑफ करंट है वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो शायद आज तो अब 5 मिनट ही टाइम रह गया है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ग्राफ है क्योंकि उसका जो इक्वेशन है हम लोग देखे ही है कि आई इक्वल टू v/√r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, इसका कर्व हमें बनाना है, ठीक है। इसके कर्व से ही हमें समझना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे कि वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी कैसे आ रहा है, और हम किस चीज को बोल रहे हैं कि आखिर ये रेजोनेंस करे, यानी कि किस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ठीक है। तो मेन है वही कि जो हम आउटर सिग्नल लेते हैं कहीं भी, तो आउटर सिग्नल और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सिग्नल मैचिंग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये टीवी का, तो टीवी में हम अगर कोई चैनल चलाते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पे हम लोग सेट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो बाहर से सिग्नल आ रहा होता है उसके फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग करना चाहिए, तभी वो चैनल पकड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर रेडियो जब चलता था तो लोग बोलते थे ट्यून करो, ये चैनल ट्यून करो। तो ट्यून का मतलब वही होता था कि हम जो आउटर सिग्नल है उस सिग्नल को और इस मशीन के जो एडेप्टर का सिग्नल है वो दोनों का हम फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रेजोनेंस का कंडीशन में ला रहे हैं। तो अगर ऐसी सर्किट है और हमसे बोला जाए कि भाई रेजोनेंस का कंडीशन है, तो आंख बंद करके याद रखो कि वो मैक्सिमम पावर का कंडीशन की बात कर रहा है, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा है नहीं, पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में एक ही दो ही चीज टॉपिक बच गए हैं, एक तो वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो करंट है ये ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है वो चीज, ठीक है। और ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये सिर्फ मेंस और बोर्ड के लिए ही, एडवांस में नहीं। दूसरा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है, उसका एफिशिएंसी क्या होता है, ये चीज, ठीक है। वो दोनों खत्म हो सर जाएगा। होमवर्क उसके बाद ईएमडब्ल्यू, ठीक है, ईएमडब्ल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। और होमवर्क एचसी वर्मा में एससी कंप्लीट कर सकते हो, और बुकलेट में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफार्मर वाला छोड़ के पूरा क्लियर है। यस लिख ही सर। देते हैं।
ठीक है, एसी कंप्लीट करना है। ट्रांसफार्मर वाला चीज है तो छोड़ देना है, ट्रांसफार्मर बहुत ही इजी चीज है, तो उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको खत्म करके फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, तो कुछ चीजें पढ़ना है, जो समझने वाला चीजें समझा देंगे। और फिर लास्ट में बुक अगर देखोगे, एनसीईआरटी देखना, डाउनलोड कर लो पीडीएफ, क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है, यानी कि इंफ्रारेड सबका प्रॉपर्टीज, रेंज, ये सब दे रखा है। तो भाई याद रखना है, याद करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके याद रखना है कि हाँ किसका फ्रीक्वेंसी कितने रेंज में कौन आता है, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, कैसे भी करके याद रखना है। तो चीज हम बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे याद कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस उससे रहते हैं कि चलो जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।